मेरे YouTube चैनल जिंदगी सरिता में आप सबका स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ आज मर्डर मिस्ट्री 707C2 का 7वां भाग। अब तक आप सबने सुना मानवी के मर्डर केस की गुत्थी उलझती ही जा रही है। मानवी की माँ का फ़ोन नंबर मानवी की कॉल डिटेल से मिल जाता है। इंस्पेक्टर नयन उस नंबर पर कॉल करके बताते हैं कि मानवी की हत्या हो गई है। यह सुनते ही मानवी की माँ की हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। इधर इंस्पेक्टर नयन और सब इंस्पेक्टर योगराज अपनी टीम के साथ फिर से रुद्रा अपार्टमेंट जाते हैं। रुद्रा अपार्टमेंट के बाहर ही न्यूज़ चैनल वाले उनको घेर लेते हैं और उनसे सवाल जवाब करते हैं मानवी मर्डर केस के सिलसिले में। अब आगे की कहानी। न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर के सवालों के जवाब से बचने के लिए इंस्पेक्टर नयन की टीम जल्दी से अपार्टमेंट के भीतर दाखिल हो जाती है। पुलिस जीप को पार्क करके सभी फिर से मानवी के फ्लैट पर पहुंच जाते हैं। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, ध्यान से और बारीकी से एक एक चीज़ को देखना होगा हम सबको, कहीं तो कुछ तो क्लू मिले हत्यारे का। चारों बारीकी से हर एक जगह हर एक चीज़ को चेक कर रहे हैं। तभी हेड कांस्टेबल कदम कुमार जिस रूम में मानवी ठाकुर की डेड बॉडी मिली थी उस बेडरूम की विंडो को खोलकर देखता है, लेकिन उसमें तो ग्रिल लगी हुई है। हत्यारा वहां से तो भाग नहीं सकता, कदम कुमार यही सोचता। फिर न जाने कदम के दिमाग में क्या आता है कि वह ग्रिल को हिलाकर देखता है तो यह क्या, ग्रिल कुछ लूज लग रही है, एकदम फिक्स नहीं है विंडो में। कदम कुमार बोलता है, सर इधर देखिए, इधर आइए, विंडो की ग्रिल ठीक से फिक्स नहीं है और यह एक तरफ से टेढ़ी भी लग रही है। इंस्पेक्टर नयन उस तरफ आता है जहां कदम खिड़की के पास खड़ा हुआ है। कदम बोलता है, सर देखिए, इधर से यह विंडो ग्रिल फिक्स नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हत्यारा यहीं से भागा हो और उसने फिर से ग्रिल लगा दी हो बाहर निकलकर। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, यस कदम, तुम सही बोल रहे हो, मुझे भी देखकर यही लग रहा है, हो सकता है हत्यारा यहीं से भागा हो। तभी योगराज और दिनेश भी वहां आ जाते हैं। योगराज विंडो की ग्रिल को ध्यान से देखते हुए फिर वह विंडो को फिक्स करने वाले जो बोल्ट होते हैं उनको छूकर देखता है, तो वह जैसे ही उनको खोलने का प्रयास करता है तो वह आसानी से खुल जाते हैं। योगराज बोलता है, सर देखिए, ये बोल्ट आसानी से बगैर किसी टूल्स के खुल रहे हैं। इसी तरह विंडो के चारों बोल्ट्स खुल जाते हैं उस खाने के। विंडो का वह खाना आसानी से अलग हो जाता है, ग्रिल अलग हो जाती है। विंडो के खाने का साइज 2 बाय 2 स्क्वायर फीट का होगा तो कोई भी इंसान आसानी से निकल सकता है वहाँ, जो पतला इंसान होगा वह आसानी से निकल सकता है। योगराज बोलता है, सर फोरेंसिक वालों को बुलाना होगा, फिर से यहाँ से फिंगरप्रिंट आदि लेने होंगे, सर पीछे की साइड भी देखना होगा। और सर चूँकि विंडो पीछे की तरफ है, सभी के फ्लैट्स की बैक साइड है इधर, तो किसी का ध्यान भी नहीं गया होगा। हत्यारे ने यही सोचकर भागने का यह रास्ता चुना होगा कि यहाँ किसी का ध्यान नहीं जाएगा। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, योगराज नहीं दिनेश, तुम थोड़े स्लिम हो, तुम विंडो के इस खाने से निकल कर देखो, नीचे जाने के लिए कुछ बांधा जरूर होगा वहाँ पर। दिनेश उस विंडो वाली खुली जगह से निकलकर देखता है। विंडो के बाहर खड़े होने को करीब 6 इंच की जगह होती है। दिनेश विंडो की दूसरी ग्रिल को पकड़कर उस पर खड़े होकर देखता है तो उसको बराबर के बाथरूम वाले पाइप से कुछ बहुत पतला सा तार बंधा हुआ नजर आता है, जो कि मानवी के बाथरूम के वाटर ड्रेन पाइप तथा बराबर वाले फ्लैट के बाथरूम के वाटर ड्रेन पाइप से बांधा गया है। दिनेश उस तार को छू कर देखता है, जिसको छूने से पता चलता है कि तार काफी मजबूत है। छूकर देखने से ही लग रहा है कि उसके सहारे से नीचे उतरा जा सकता है। और वैसे भी बाकी के दोनों फ्लैटों की विंडो के ऊपर छज्जा बना हुआ है, तो आसानी से तार के सहारे पहले 2nd फ्लोर के छज्जे पर पहुंचा होगा हत्यारा और उसके बाद 1st फ्लोर के छज्जे पर पहुंचा होगा। चूंकि बाथरूम का वाटर ड्रेन पाइप बेडरूम की विंडो के बिल्कुल करीब है, तो हत्यारे को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी नीचे उतरने में। यह थ्योरी तो समझ आ गई थी कि हत्यारा कहाँ से भागा और कैसे भागा। अब आगे की इन्वेस्टिगेशन हत्यारे की होनी है कि आखिर हत्यारा है कौन। शाम 4 बजे तक फोरेंसिक टीम आकर विंडो तथा फ्लैट के बैक साइड से उस बांधे गए तार से फिंगरप्रिंट लेने के लिए खोलकर अपने पास रख लेती है। पुलिस टीम वापस पुलिस स्टेशन आ जाती है। फोरेंसिक टीम भी वापस अपने ऑफिस चली जाती है।
अगले दिन सुबह पुलिस स्टेशन में करीब 10:20 पर फोरेंसिक ऑफिसर वैभव पुलिस स्टेशन आता है, सभी जरूरी रिपोर्ट्स लेकर। रिपोर्ट्स में कुछ खास नहीं होता, फिंगरप्रिंट ही आते हैं केवल। उसमें मानवी और उसकी काम वाली बाई सरोज के फिंगरप्रिंट होते हैं। शाम 5 बजे के बाद इंस्पेक्टर नयन और सब इंस्पेक्टर योगराज पुलिस चौकी में बैठे हुए केस के सिलसिले में ही डिस्कस कर रहे हैं। तभी ऑफिशियल फ़ोन पर कोई कॉल आती है। इंस्पेक्टर नयन फ़ोन उठाकर बोलता है, हेलो, शिवा चौक पुलिस स्टेशन, सेक्टर 36 नोएडा। उधर से डीसीपी अभय खुराना बोलते हैं, इंस्पेक्टर नयन बोलता है, यस सर। वह बोलते हैं इंस्पेक्टर नयन, मानवी मर्डर केस का क्या चल रहा है? इंस्पेक्टर नयन बोलता है, सर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पूरी कोशिश है हत्यारे को जल्द से जल्द तलाश कर पकड़ लेने की। उधर से डीसीपी खुराना बोलते हैं, मुझे जल्द से जल्द इस केस का रिजल्ट चाहिए। या तो हत्यारे को तलाश करो जल्दी से, या फिर तुम समझ सकते हो, वैसे तुम्हारे पिछले रिकॉर्ड, पुराने केस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर तुम्हें समय दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद है तुम जल्दी ही मानवी मर्डर केस को सोल्व कर लोगे। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, यस सर, आई विल डूइंग माई बेस्ट। फ़ोन डिस्कनेक्ट करने के बाद इंस्पेक्टर नयन काफ़ी परेशान हो जाता है। योगराज बोलता है, सर मानवी ठाकुर के केस के सिलसिले में ही बोल रहे थे ना डीसीपी सर? इंस्पेक्टर नयन बोलता है, हाँ योगराज, सर ने कहा है उनको जल्दी से रिजल्ट चाहिए इस केस के। योगराज बोलता है, अब क्या करें सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। यह तो पता चल गया कि हत्यारा हत्या करने के बाद भागा कैसे, कहाँ से भागा, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा है हत्यारा मेल है फीमेल है। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, योगराज फॉरेंसिक लैब चलते हैं, वहाँ से पहले पता करते हैं कि इन फिंगरप्रिंट के अलावा भी कुछ और कोई बात है जो उनकी समझ में आई हो। योगराज बोलता है, ओके सर चलते हैं। दोनों फॉरेंसिक लैब जाते हैं। वहाँ से पता करके विंडो आदि से जो फिंगरप्रिंट लिए उसमें मानवी के अलावा और किसी के भी उंगलियों के निशाने आए हैं क्या? मानवी के अलावा वह तो उन्हें पता चल ही गया है कि एक महिला के और फिंगरप्रिंट है, वह मानवी की काम वाली बाई सरोज के होते हैं, बाकी किसी अन्य के कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिलते हैं। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, योगराज अब तो एक ही रास्ता है। योगराज बोलता है, वह क्या सर? इंस्पेक्टर नयन बोलता है, आगरा दयालबाग रूबी ठाकुर का घर, वहीं से कुछ सबूत मिल सकते हैं योगराज। योगराज बोलते हैं, सर यहाँ नोएडा में हुए मर्डर के सबूत आगरा में कैसे भला? इंस्पेक्टर नयन बोलता है, हाँ योगराज, वहाँ से जाह्नवी की गुत्थी शायद सुलझ जाए, वहीं से पता चलेगा जाह्नवी मानवी की बहन है या कोई और है। योगराज बोलता है, यस सर आप सही कह रहे हैं, जाह्नवी का पता लगना भी तो जरूरी है, हो सकता है जाह्नवी ही मानवी की हत्यारी हो। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, हो सकता है योगराज। एक मिनट, कहीं यह जुड़वा वाला तो मामला नहीं है योगराज? मानवी और जाह्नवी जुड़वा बहनों? योगराज बोलता है, हाँ सर हो सकता है। और फिर सर मानवी के फ्लैट में 12 फरवरी की रात को मानवी के फ्लैट के भीतर लॉक खोलकर एक जैसे डील डोल वाली 2 महिला आई, लेकिन वापस एक भी नहीं गई। उनमें से एक की तो बॉडी मिली मानवी के फ्लैट से, वह तो मानवी हो सकती है जिसकी हत्या हो चुकी, लेकिन दूसरी महिला कहाँ गई जो मानवी के जैसे दिख रही थी, जो फ्लैट के भीतर दाखिल हुई? इंस्पेक्टर नयन बोलता है, हाँ योगराज ऐसा ही हो सकता है, अब तो आगरा दयालबाग जाकर ही पता करना होगा। योगराज चलने की तैयारी करो, हम आज ही निकलते हैं आगरा के लिए। आज क्या, अभी थोड़ी देर में ही निकल लेते हैं। योगराज बोलता है, ओके सर। दोनों फटाफट अपने जाने की तैयारी कर पुलिस जीप से निकल लेते हैं। नोएडा से आगरा करीब 191 किलोमीटर है। यमुना एक्सप्रेसवे से उनको नोएडा से आगरा पहुंचने में 4 घंटे के करीब लगते हैं। रात के 10 साढ़े 10 बज जाते हैं आगरा पहुंचने में। आगरा किसी अच्छे होटल के रूम लेकर वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि रात में तो अब इन्वेस्टिगेशन कुछ हो नहीं सकती है। अगले दिन सुबह दयालबाग पुलिस स्टेशन में पहुंचकर इंस्पेक्टर नयन बोलता है, हेलो सर, मैं इंस्पेक्टर नयन और ये मेरे सहयोगी सब इंस्पेक्टर योगराज। थाना निरीक्षक शरद सिंह दयालबाग पुलिस चौकी। बोलता है, मैं शरद सिंह। हेलो इंस्पेक्टर नयन, कैसे आना हुआ? इंस्पेक्टर नयन बोलता है, सर एक मर्डर केस के सिलसिले में आना हुआ है। इंस्पेक्टर नयन दयालबाग पुलिस थाना निरीक्षक को पूरी डिटेल्स बताता है। शरद सिंह बोलता है, ओह, हमारे द्वारा जो भी संभव मदद हो सकेगी हम निश्चित ही करेंगे आपकी। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, थैंक यू सो मच सर,
सर आप हमारे साथ किसी को भेज दें, यही काफ़ी होगा। हमें रूबी ठाकुर के घर की तलाशी लेकर मानवी और जानवी की गुत्थी सॉल्व करनी है। शरद सिंह बोलता है, ओके मैं अभी किसी को आपके साथ भेजता हूँ। सुनो रोहित, तुम चले जाओ इनके साथ दयाल बाग कॉलोनी, पहले भी तुम ही गए थे ना। ऐसा ही रोहित बोलता है, जी सर मैं ही गया था। सर उस महिला की तो मौत हो गई है हार्ट अटैक से। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, हमें तो कुछ और तहकीकात करनी है। उस महिला के घर में हो सकता है कुछ ऐसा मिल जाए जो केस में बहुत काम आने वाला हो। और फिर मानवी उस महिला की बेटी थी, तो मानवी से जुड़े कुछ फोटोग्राफ्स या उससे रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो हमारे लिए बहुत काम की हो। रोहित बोलता है, यस सर आप ठीक बोल रहे हैं, चलिए सर चलते हैं। तीनों दयाल बाग कॉलोनी जाने को जीप में बैठकर निकल लेते हैं। कॉलोनी में रूबी के घर पर पहुंचकर वे पूरे घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन उनको ऐसा कुछ सबूत नहीं मिलता है जिससे यह पता चले कि मानवी की कोई जुड़वा बहन भी हो सकती है। जितने भी फोटोग्राफ आदि मिले वे मानवी और उसकी माँ के थे। कुछ में शायद मानवी के पिता भी थे, लेकिन मानवी के पिता की फ़ोटो मानवी की माँ और उसके साथ नहीं थी। मानवी की अपनी माँ के साथ में कई फ़ोटो थी, लेकिन पिता की अकेले थी। लेकिन किसी भी फोटो में दो जुड़वा लड़की तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी। अभी वे सब फोटो देख ही रहे थे, तभी योगराज की नज़र दीवार पर टंगे एक फ़ोटो पर जाती है। उस फोटो में मानवी उसके मम्मी पापा के साथ थी, लेकिन वह फ़ोटो देखने से ऐसा लगता है जैसे उसमें कोई चौथा व्यक्ति भी साथ में था, जिसकी फ़ोटो काटकर अलग कर दी गई थी। योगराज वह फ़ोटो फ्रेम दीवार से उतारकर उलट पलट कर देखता है। फिर वह फोटो फ्रेम से तस्वीर बाहर निकालकर देखकर अपना डाउट क्लियर करना चाहता है। जैसे ही वह फोटो को फ्रेम से निकालता है, उस फोटो की पीछे से दो फोटो और निकलती है, जिसमें से एक फोटो में कोई पति पत्नी तथा उसकी गोद में दो बच्चियां हैं, लेकिन इन दोनों में से मानवी की मदर तो नहीं लग रही है। वह जो महिला थी, फादर तो वही लग रहे हैं, लेकिन यह महिला कोई और है। लेकिन छोटी बच्चियों में से एक मानवी है और दूसरी मानवी जैसी ही है। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, योगराज ये जाह्नवी होगी जरूर, ये जाह्नवी ही हो सकती है। योगराज बोलता है, हाँ सर ये जाह्नवी ही होगी। फिर वे दूसरी फोटो देखते हैं। उस फोटो में वही व्यक्ति जो पहली फोटो में है, यानी मानवी के पिता, और उनके हाथ में पिन फायर गन जैसा कुछ है। तस्वीर पुरानी है, ठीक से नजर नहीं आ रहा है। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, योगराज ये दोनों फोटो साथ ले चलो और यहाँ मोहल्ले पड़ोस वालों से पूछते हैं कि रूबी ठाकुर की बेटियों को देखा है क्या इन्होंने। वह तीनों जाकर रूबी के पड़ोसी की डोरबेल बजाते हैं। अंदर से एक महिला आती है। महिला बोलती है, जी कहिए क्या काम है। रोहित बोलता है, मैडम ये पड़ोस में जो महिला रहती थी रूबी ठाकुर, इनके विषय में कुछ पूछना था। महिला बोलती है, सर इनकी तो डेथ हो गई 2 दिन पहले हार्ट अटैक होने से। इनके पास फ़ोन आया था, इनकी बेटी की हत्या हो गई है, वह नोएडा में रहती थी। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, हाँ वह फ़ोन हमने ही किया था, हम नोएडा से ही आए हैं कुछ तहकीकात करने। महिला बोलती है, जी सर। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, ये बताइए ये कब से रहती थी यहाँ पर और इनके पति कहाँ हैं। महिला बोलती है, सर ये 3 साल से यहाँ है, पहले यह नोएडा में ही रहती थी। मैंने सुना था इनके पति तो बहुत पहले ख़त्म हो गए थे, इन्होंने अकेले ही पाला अपनी बेटी को। योगराज बोलता है, बेटी को या बेटियों को? रूबी ठाकुर की तो जुड़वा बेटी थी 2, मानवी और जाह्नवी। महिला बोलती है, नहीं सर इनकी तो एक ही बेटी थी मानवी, वह कभी कभी आती थी यहाँ, तभी हमने देखा है। फिर योगराज उस महिला को रूबी के यहाँ से मिली फ़ोटो दिखाता है। योगराज बोलता है, इनको जानती हो, इनको देखा है कहीं कभी रूबी ठाकुर के यहाँ आते जाते हुए? नहीं सर इनको मैं नहीं जानती हूँ, ना ही मैंने कभी देखा है आते जाते। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, ठीक है, यदि यहाँ रूबी ठाकुर के मकान के आसपास कोई अजनबी दिखे तो हमें कॉल करके बताना। महिला बोलती है, जी सर। और सर एक बात और, रूबी ठाकुर का किसी के यहाँ मोहल्ले पड़ोस में आना जाना नहीं था, बस बाहर ही हमसे मिल लेती थी, हाय हेलो हो जाती थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, हम कभी इसके घर के अंदर नहीं गए हैं। इंस्पेक्टर नयन बोलते हैं, ठीक है, जो भी कोई ऐसी आपको संदिग्ध कोई व्यक्ति लगे तो आप हमें सूचना देना। यह बोलकर तीनों वहां से वापस पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। शेष कहानी अगले भाग में सुनाती हूँ अपने श्रोताओं को, तो सुनते रहिए कहानी मर्डर मिस्ट्री 707C2 को। धन्यवाद।